Hi everyone, this is Abhishek. In this video, we will discuss about the abolition of slavery. Abolition of slavery मतलब दास प्रथा का अंत होना। जी हाँ, तो जो हम सबसे महत्वपूर्ण काम देख रहे हैं जो क्रांतिकारी सरकार ने जैकोबिन रिजाइम में किया वह था स्लेवरी का समाप्त होना। फ्रांसीसी जो भी उपनिवेश जिन जिन देशों में थे उन देशों में जो दास प्रथा थी उस दास प्रथा की समाप्ति हम देखते हैं कि आतंक के राज मतलब जैकोबिन शासन के काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देख सकते हैं। जी हाँ, अब यहाँ पे हुआ क्या था कि ये जो आपको कैरिबियाई जो कॉलोनीज़ थी यहाँ पे आपको मैटरनिक, ग्वाडेलॉप या सैन डोमिंगो में तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए का ये महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता के रूप में थे। मतलब इस प्लेस से ही जो है पूरे यूरोप में हम कह सकते हैं कि डिमांड्स को फुलफ़िल किया जा सकता था। लेकिन अब ये जो स्ट्रेंज प्लेस था, बहुत फार प्लेस था, मतलब अपरिचित जगह भी थे, दूर देश भी था, तो इन सभी जगहों पे यूरोपियंस जाने को तैयार नहीं होते थे काम करने के लिए। तो उनकी विलिंगनेस नहीं थी इन जगहों पे जाकर के काम करने के लिए। तो इस प्रकार से अब डिमांड्स को पूरा करना था, लेकिन ये डिमांड्स तो यूरोपियंस लेबर के दम पे पूरा किया नहीं जा सकता था। इसलिए जो है बागान में जो लेबर्स की जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए एक प्रकार का स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ। जी हाँ, अब इसमें क्या हुआ कि यूरोप और अफ्रीका और अमेरिका इन तीन कह लीजिए आपको कंटिनेंट, इन तीनों कंटिनेंट के बीच में एक ट्रायंगुलर स्लैब ट्रेड स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको 17th सेंचुरी में स्टार्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक फ्रांस का एक पोर्ट है बॉर्डेक्स और एक पोर्ट है नांते। ये यहाँ से जो है आपको फ्रांसीसी जो बिजनेस ट्रेडर्स थे, बिजनेस क्लास पर्सन्स थे, वे जाते थे अफ्रीकन कंट्रीज़ में और वहाँ से वहाँ के सेफेंट से मतलब सरदारों से वे दासों को, स्लैब्स को, गुलामों को खरीद लेते थे और फिर उन गुलामों को हथकड़ियाँ डाल देते थे ताकि वो भाग न जाएं। इसके अलावा उनको ब्रांड भी कर दिया जाता था, मतलब ब्रांड में दाग दिया जाता था ताकि उनकी एक पहचान रहे कि ये स्लैब हैं, ये दास हैं। तो उनको ब्रांडेड कर दिया जाता था, उनको सैकल्ड मतलब कि उनको हथकड़ियाँ डाल दी जाती थी। फिर जहाज़ों में ठूस ठूस कर उन्हें भर दिया जाता था 3 महीने की यात्रा पे, वॉयस पे। जी हाँ, अटलांटिक महासागर के थ्रू ये कैरेबियन कंट्रीज़ में पहुंचाए जाते थे, जिसके ज़रिए ये कैरेबियन कंट्रीज़ पहुंचते थे और पहुंचने के बाद फिर जो ट्रेडर्स थे इन मज़दूरों को, इन इन गुलामों को वहाँ के जो बागान मालिक थे उनके हाथों बेच दिया करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बागान मालिकों के पास जो श्रम की ज़रूरत थी, जो लेबर्स की ज़रूरत थी, वो इसी स्लैब सिस्टम के ज़रिए उनकी यह डिमांड पूरी होती थी और फिर यूरोपियन मार्केट में जो भी डिमांड थी शुगर की, चीनी की, कॉफ़ी की या फिर नील की, इसको पूरा करने के लिए इन मज़दूरों का इस्तेमाल में लाया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो दो पोर्ट थे अब आपको फ्रांस के बॉर्डेक्स और नांते, ये दोनों स्लैब ट्रेड के लिए इतने महत्वपूर्ण हो गए कि बाद में चल कर के ये दो पोर्ट वाले जो शहर थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए और काफ़ी समृद्ध भी हो गए, संपन्न भी हो गए। अब हम देखते हैं कि 18th सेंचुरी में जो ये स्लैब ट्रेड सिस्टम था इसकी ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं हुई थी, क्योंकि लोग इसे अपनी ज़रूरत समझते थे। जब नेशनल असेंबली बनी तो वहाँ भी इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है सो डिबेट डिस्कशन हुए कि जितने भी जो फ्रांसीसी जो कॉलोनीज़ है वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं या फिर वहाँ की जो प्रजा है उन समस्त लोगों को इस तरह की प्रथा से मुक्ति मिले, ये बात ज़रूर हुई थी। लेकिन किसी ने भी अपने जो बिज़नेस क्लास के जो लोग थे उनको उनके नुकसान को देखते हुए इसका जो है समर्थन नहीं किया और जो स्लैब ट्रेड था वो बदस्तूर जारी रहा।
अब हम ये देखते हैं कि उनके फंडामेंटल राइट्स की तो बात ज़रूर उठी, लेकिन जो बिजनेस क्लास जो लोग थे या फिर प्लांटेशन के जो प्लांट्स के जो मालिक थे, उनके विरोध की वजह से इसे फ्रांसीसी सरकार ने इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसका अंत नहीं किया। लेकिन हम जब देखते हैं कि 1794 में कन्वेंशन का जब रूल आता है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि रॉबेस्पियर का जब शासन आता है, तो उसने जो है फ्रांस में सभी या फ्रांस के सहित उसके जितने भी कॉलोनीज दूसरे कंट्रीज़ में थे, उन सभी जगहों पे स्लैब सिस्टम को एबॉलिश कर देता है 1794 में। कानून बना करके उन सभी दासों को मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन ये जो कह सकते हैं जो समाप्ति की जो अवधि थी, ये बहुत कम समय के लिए रहती है। मात्र 10 वर्षों तक ये स्लैब ट्रेड समाप्त होता है, और फिर जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की सत्ता पर आसीन होता है, तो फिर से जो है वो इस स्लैब सिस्टम को, स्लैब ट्रेड को वो स्टार्ट कर देता है। अब बागान मालिकों को अपने जो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट थे, इसके लिए जो है वो अफ्रीका के निग्रो लोगों को स्लैब बना सकते थे। ये स्वतंत्रता नेपोलियन बोनापार्ट की सरकार के टाइम में इन्हें मिल गई। अब हम देखते हैं कि ये स्लैब ट्रेड सिस्टम जो है आखिरकार कब समाप्त हुआ पूरी तरह से फ्रांस में, या फिर फ्रांस की जो कॉलोनीज अन्य दूसरे कंट्रीज़ में थी, वहाँ पे ये स्लैब सिस्टम कब समाप्त हुआ। तो हम देखते हैं कि 1848 में फाइनली ये स्लैब ट्रेड सिस्टम को अंत कर दिया गया। उससे पहले नेपोलियन के टाइम में ये अफ्रीकन निग्रोज को स्लैब के रूप में परचेज करने की, ट्रेड करने की इजाज़त मिल गई थी। इस प्रकार से ये छोटा सा चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि द रिवॉल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। थैंक यू।